इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए। इस पूरी जगह के दूर दूर तक कोई भी एक पेड़ पौधा नहीं दिखाई दे रहा होता। साथ ही साथ यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि टेम्परेचर काफी ऊपर चले जाता। पृथ्वी पर अब हीट बढ़ने के कारण सारी जगह इसी तरीके की बंजर बन चुकी थी। अब हमें वही मैक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लगातार एक सेफ जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। बहुत ज्यादा धूप होने के कारण मैक्स को काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, लेकिन ऐसी जगह पर पानी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। फिर भी मैक्स लगातार ट्रेवल करता रहता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जिससे कि एटलीस्ट वो थक कर मारा ना जाए। मैक्स जब कई किलोमीटर थोड़ा सा आगे पहुंचता है तभी उसने कई सारे लोगों को एक साथ देखा जो कि एक बस्ती में जा रहे थे। मैक्स भी बिना कुछ सोचे समझे उन सभी की तरफ चला गया। हालांकि शुरुआत में मैक्स को लग रहा था कि जरूर ये उसकी आंखों का छलावा है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में बिना पानी पीने के कारण ऐसे छलावे हुआ करते थे जैसे मुसाफिरों को मिराज दिखाई देता था। लेकिन पानी न पीने के कारण हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता था। पर मैक्स जब उस बस्ती के अंदर आया तब उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सभी लोग रियलिटी में हैं। उस पूरे बस्ती का नाम बार्टर टाउन होता है, जहाँ पर अलग अलग जगहों से सभी लोग इकट्ठा होते थे और एक दूसरे का व्यापार करते थे। वहाँ पर सभी लोग छोटी मोटी चीजों से बेचने से लेकर काफी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स भी करते थे। फिलहाल तो मैक्स को बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, इसीलिए वो उन सभी के बीच में आ गया और लगातार पानी पीने के लिए ढूंढने लगा। वो पूरी बस्ती व्यापारियों से भरी हुई थी, इसीलिए अब एक व्यापारी मैक्स के पास आकर उसे अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। लेकिन मैक्स ने बताया कि मेरे पास देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। दरअसल बात ये थी कि कुछ समय पहले मैक्स भी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहा करता था, लेकिन इसी तरीके से एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ सफर तय कर रहा होता है रेगिस्तानी वाले इलाके में। लेकिन कुछ बदमाश लोगों ने हमें पकड़ लिया जो हमारा सारा सामान मांग रहे थे। हालांकि मैंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें सारा सामान दे तो दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ी बेरहमी तरीके से मेरी वाइफ और मेरे बच्चों दोनों को मार दिया। और तब से ही मैक्स अपनी जिंदगी अकेले जी रहा है। मैक्स को इस बात का बहुत बुरा भी लगता है और वो इसका बदला भी लेना चाहता था, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी और कम रिसोर्सेस होने के कारण वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने शांति पूर्वक अकेली जिंदगी जीने का डिसाइड किया। अब यहाँ मैक्स उस व्यापारी से यहाँ के किंग के बारे में पूछता है, यानी कि वो आदमी जो इस पूरे बस्ती का लीडर था। वो व्यापारी कह रहा था कि अगर तुम्हें लीडर से मिलना है तो उससे पहले नीचे काम करने वाले उसके कलेक्टर से मिलना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही तुम लीडर से मिल सकते हो। उस व्यापारी ने तो मैक्स को कलेक्टर का पता बता दिया था, जिसके बाद मैक्स तुरंत ही वहां पर चले जाता है। कलेक्टर के सामने मैक्स कह रहा था कि मुझे लीडर से मिलना है। कलेक्टर तुरंत ही इसका रीजन पूछने लगा, क्योंकि इस तरीके से कोई भी लीडर से मिल नहीं सकता। तब जाकर मैक्स कलेक्टर से किसी आदमी के बारे में पूछता है जिसके पास बहुत ही बड़ी कार हो और उसकी कार के ऊपर मशीन्स लगी हो जो उसे ऊंट की मदद से खींच रहा था। यानी कि मैक्स उन्हीं सारे आदमियों की तलाश कर रहा है जो कि रेगिस्तान के गुंडे हैं और उन्होंने ही मैक्स की फैमिली को खत्म किया था। यानी कि अभी तक मैक्स अपना बदला भूला नहीं है, उसे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए था कंफर्टेबल होने के लिए। लेकिन उसने डिसाइड किया था कि अपने वाइफ और बेटे की कत्ल के इल्जाम में वो उन सभी कातिलों को सजा जरूर देगा। कलेक्टर तो थोड़ा सोचने के बाद डायरेक्टली कह देता है कि मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब मैक्स जिद करने लगा कि मुझे लीडर से जरूर मिलना है। लेकिन अब मैक्स अपनी गन निकाल लेता है और कलेक्टर को पॉइंट आउट करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे लीडर के सामने नहीं लेकर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। कलेक्टर को अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए वो मैक्स को लेकर एक टेंट में चला जाता है जहाँ पर लीडर रहा करती थी। अंदर जाते ही मैक्स पूरी तरीके से चौंक गया, क्योंकि लीडर कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल होती है। मैक्स ने तो कई सारी बातें सुनी थी बार्टर टाउन के लीडर के बारे में। वो इतना ज्यादा बहादुर है कि कोई भी आज तक वहाँ पर हमला नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ की लीडर तो कोई फीमेल होती है। एक समय पर मैक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता कोई फीमेल कैसे चला सकती है। अब वो लीडर जिसका नाम एंटिटी होता है वो मैक्स से उसके बारे में पूछने लगी। वो रीजन जानना चाहती थी कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तब जाकर मैक्स बताता है कि कई सालों पहले मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ काफी खुशी खुशी रहा करता था। मैं एक पुलिस ऑफिसर की जॉब करता था जो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और लगन से काम करना था। लेकिन एक दिन रेगिस्तान के कुछ गुंडों ने हम सभी को पकड़ लिया। उन्होंने हमारे सारे पैसे तो ले लिए, लेकिन साथ ही साथ मेरी वाइफ और बच्चों को भी मार दिया। मैं किसी भी तरीके से उनसे बच कर निकला हूँ, लेकिन उस दिन से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मैं किसी भी तरीके से उन लोगों को खत्म करके ही रहूंगा। ये सारी बातें बताने के बाद एंटिटी कहीं न कहीं अब मैक्स के ऊपर भरोसा करने लगी थी। वो समझ जाती है कि मैक्स बुरा नहीं है,
बल्कि कंडीशन ने उसे ऐसा बना दिया है। तब जाकर एंटिटी मैक्स को अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। मैक्स भी एकदम से चौंक गया कि एंटिटी जो कि इस जगह की लीडर है, आखिर उसे किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तब जाकर एंटिटी बता रही थी कि मैंने ये शहर बनाने में काफी ज्यादा समय लगाया है और इस शहर से ही सभी लोगों को सरवाइव करने की एबिलिटीज मिलती थी, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो मुझे जान से मारने के पीछे पड़े हैं। दरअसल वो दोनों इस बस्ती के बाहर मौजूद एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे और वो पूरा डिपार्टमेंट उनका ही था। दरअसल हमारी पूरी बस्ती वालों को उसी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब इतना समय बीतने के बाद वो दोनों लोग अपने आप को उस जगह का राजा समझते हैं जो कभी भी इस जगह की बिजली काट सकते थे और अपने लिए यूज कर सकते थे। एंटिटी ने बताया कि अगर हमारी बस्ती वालों का एक भी दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा व्यापार इसी तरीके से चलता था। और वो दोनों लोग जो कि एक दूसरे के भाई थे, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं एंटिटी को जान से मारने का। एंटिटी ने यहाँ पर मैक्स के अंदर वो सारी एबिलिटीज देखी जो कि एक वॉरियर के अंदर होती हैं, इसीलिए उसने मैक्स के सामने एक ऑफर रख दिया। एंटिटी मैक्स को कहती है कि तुम मेरे लिए उन दोनों भाइयों को मार दो और उसके बदले मैं तुम्हें जो चाहे वो प्रोवाइड करूंगी। मैं खुद उन लोगों को ढूंढने में मदद करूंगी जिसे कि तुम मारने के लिए ढूंढ रहे हो। मैक्स इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन एंड में जाकर वो एंटिटी की इस ऑफर के लिए मान गया था। वो पूरी डील डन कर देता है एंटिटी के साथ, जिसके बाद एंटिटी और उसके सभी लोग उन्हीं दोनों भाइयों को दिखा रहे थे जिनका नाम मास्टर और ब्लास्टर होता है। उन दोनों में से एक भाई जिसका नाम मास्टर होता है वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसके पास दिमाग और इंटेलिजेंस काफी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्टर नाम का भाई बहुत ही ज्यादा डम्ब होता है, वो तो बिल्कुल भी सोच ही नहीं पाता था, लेकिन उसके पास काफी बड़ी बॉडी होती है जिससे कि वो काफी ताकतवर होता था। और वो दोनों भाई एक दूसरे की कमी पूरी करते थे साथ रहकर। मास्टर उसका दिमाग बनता था और ब्लास्टर उसकी पूरी बॉडी, जिससे कि उन दोनों को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और इन्हीं रीजंस की वजह से एंटिटी जितने भी अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजती, वो सभी लोग कभी जिंदा लौटकर वापस ही नहीं आते। लेकिन इस बार एंटिटी ने मैक्स से काफी ज्यादा होप्स लगा कर रखी होती हैं कि वो उन दोनों को जल्द से जल्द खत्म कर ही देगा। मैक्स भी थोड़ा सा नर्वस होने लगा क्योंकि उसने इससे पहले किसी की जान नहीं ली होती, लेकिन अब एंटिटी के साथ ये डील फाइनल करने के कारण वो ये काम करके ही रहेगा। एंटिटी ने तो अब मैक्स को खुली छूट दे दी थी कि तुम किसी भी तरीके से उन दोनों भाइयों को मार दो। हालांकि अगर मैक्स उन दोनों में से किसी एक को मारना चाहता था तो मास्टर को जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि अगर एक बार मास्टर खत्म हो गया तब ब्लास्टर अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैक्स उन दोनों भाइयों के कारखाने में घुसने के लिए प्लान बनाता है। एंटिटी तो अपने सारे लोगों से कहकर मैक्स की मदद करती है उसे कारखाने तक पहुंचाने के लिए। अंदर जाते ही मैक्स नोटिस करता है कि उस जगह कई सारे लोग काम कर रहे हैं। मास्टर और ब्लास्टर तो अपनी ताकत का यूज करके सभी को यहाँ पर दबा कर रखते थे और उन सभी से मजबूरी में काम कराया करते थे। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद मैक्स को ये रियलाइज होता है कि वो दोनों भाई इस जगह पर सिर्फ शहर के लिए बिजली नहीं बनाते थे, बल्कि वो सब तो यहाँ पर रेगिस्तानी गैंगस्टर्स के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार और बॉम्ब्स बनाते थे। उनके पास तो कार बनाने की एबिलिटीज भी होती है जो इस रेगिस्तानी इलाके में आराम से चल सके, और शायद यही कार रेगिस्तान वाले गुंडे भी यूज करते हैं। मैक्स को इन सारी चीजों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रेगिस्तानी गुंडे इसी टाइप के वेपन और कार का यूज करते हैं जिससे कि मासूम लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मार दिया जाए। और इन्हीं सारी चीजों का शिकार मैक्स की फैमिली भी हुई थी। मैक्स ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि वो मास्टर ब्लास्टर दोनों को ही खत्म कर देगा। अब यहाँ किसी को शक न हो, इसीलिए मैक्स उन सभी मजदूरों के बीच जाकर काम करने लगा। जरूर मैक्स ने कुछ प्लान बनाया होगा और वो उसी हिसाब से चलकर आगे बढ़ रहा था। वो तो कारखाने में परफॉर्म की जाने वाली सारी चीजें नोटिस करता है, जिससे कि वो दोनों भाइयों को मारने के बाद अपना एस्केप प्लान भी बना ले, क्योंकि यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर्स के कई सारे सिपाही मौजूद हैं जो उन दोनों के इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे। यानी कि मैक्स को ना उन दोनों को मारना है बल्कि सही सलामत यहाँ से बाहर भी निकलना है। इसीलिए मैक्स हर एक कदम बड़ी बारीकी से रख रहा था। वो तो कई दिनों तक लगातार उस कारखाने में मजदूर की तरह काम करता ही रहता है, लेकिन अब अचानक मास्टर की नजर मैक्स के ऊपर चली जाती है जो कि मजदूर बनकर काम कर रहा था। मास्टर तुरंत ही ब्लास्टर के साथ मैक्स के पास जाकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जाकर मैक्स एकदम डरा हुआ एक्टिंग करता है और बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ ही दिन पहले काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब इतनी ज्यादा डरे हुए कि एक्टिंग करने के कारण मास्टर तो उसे कुछ करता नहीं,
लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस के बारे में उसे बताने लगा। तब जाकर मैक्स को रियलाइज होता है कि मास्टर अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काफी ज्यादा घमंड करता है। उसे लगता था कि इस पूरी जगह पर वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ मास्टर मैक्स के सामने कहने लगा कि इस पूरी जगह का राजा मैं हूँ, मेरी वजह से ही बाटर टाउन को इलेक्ट्रिसिटी जाती है और मेरे दिमाग की वजह से ही ये सारी चीजें चल रही हैं, और अगर ऐसा है तो बाटर टाउन का नया लीडर मुझे ही बनना चाहिए। मैक्स को यहाँ पर अंदाजा हो गया था कि मास्टर को बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। वो तो अपने इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा ऊपर समझता था कि कोई भी इंसान उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब यहाँ थोड़ी ही देर में मास्टर ब्लास्टर मैक्स को एक दूसरे चैम्बर में लेकर आ जाते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर बाटर टाउन में भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता था, और अब बिना कुछ सोचे समझे मास्टर ने वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काट दी, जिससे कि बाटर टाउन में जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। वहाँ किसी के पास भी इलेक्ट्रिसिटी अब मौजूद ही नहीं होती। सभी लोग इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गए, इसीलिए अब एंटिटी के पास आकर मदद मांग रहे थे। अब यहाँ मास्टर एंटिटी को एक मैसेज दे रहा था कि जल्द से जल्द बाटर टाउन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कट करता रहूंगा, जिससे कि पूरे टाउन बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर कोई व्यापार ही नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद एंटिटी आखिरकार इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके ईगो के बदले इतने सारे व्यापारियों और लोगों की जाने जाए। यानी कि अब एंटिटी ने अपना पोस्ट छोड़ने का डिसाइड कर लिया होता है, जिससे कि मास्टर अब आगे से संभालेगा। यहाँ मैक्स तो लगातार मास्टर ब्लास्टर को मारने के लिए सारी तरकीब लगा रहा था और उनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा जासूसी करने के कारण शायद मास्टर को मैक्स के ऊपर शक हो गया था। वो तो मैक्स को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है, तुम अगर ऐसा नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन मैक्स ने यहाँ पर पागलों जैसी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मास्टर ब्लास्टर उसे सिर्फ एक पागल समझ के छोड़ दे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैक्स को उन्होंने उस मोमेंट पर छोड़ दिया था, पर उसे रियलाइज होता है कि कहीं न कहीं मास्टर को उसके ऊपर शक हो गया है। इसीलिए मैक्स वहां से जाने का डिसाइड करते हुए एक कार के अंदर बैठ गया, जो उस कार को एक्टिवेट करने के चक्कर में एक अजीब तरीके के बटन को दबा देता है। इस बटन के दबाते ही पूरी फैक्ट्री के अंदर काफी जोर जोर से अलार्म बजने लगे थे, लेकिन अब इस अलार्म की जोर से आवाज सुनने के कारण मास्टर ब्लास्टर के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। वो दोनों तो इस आवाज को बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर पा रहे थे, और तब जाकर मैक्स को रियलाइज होता है कि यही उन दोनों भाइयों की कमजोरी है, यानी कि मास्टर ब्लास्टर जोर की आवाजों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। अलार्म बंद होने के बाद मास्टर ब्लास्टर होश में आ गए थे, लेकिन अब उनके साथियों ने मैक्स को पकड़ लिया था, जिसने कि अलार्म हिट किया होता है। ब्लास्टर मैक्स को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर पूछ रहा था कि अपनी सच्चाई बताओ, लेकिन तभी मैक्स ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जेब से एक सीटी निकाली और उसे जोर जोर से बजाने लगा। ये सीटी की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि मास्टर ब्लास्टर जो दोनों भाई थे वो बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर वहीं बेहोश हो जाते हैं। यहाँ मैक्स को भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है और अब वो सीधा पहुंच रहा था एंटिटी के पास। लेकिन मैक्स ने यहाँ पर एंटिटी से एक झूठ बोला। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर मास्टर ब्लास्टर दोनों भाइयों को जान से मार दिया है, जबकि वो दोनों तो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए बेहोश हुए थे। लेकिन एंटिटी को कहीं न कहीं मैक्स के ऊपर शक हो रहा होता है, इसीलिए उसने अपने कलेक्टर को भेज दिया था ये कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में मैक्स ने उन दोनों भाइयों को खत्म कर दिया है कि नहीं। कलेक्टर जब उन सारे भीड़ में चला जाता है उनकी अड्डे पर, तब उसने देखा कि मास्टर ब्लास्टर तो जिंदा है, यानी कि मैक्स ने उन दोनों को सिर्फ बेहोश किया था, ना कि जान से मारा था। अब ये जब सारी बातें कलेक्टर वापस आकर एंटिटी को बता रहा था, तब एंटिटी समझ रही थी कि मैक्स ने हम सभी को धोखा दिया है, इसीलिए अब एंटिटी मैक्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तो मैक्स को जेल के अंदर बंद कर दिया था। मैक्स को तो अब एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आया जा रहा था। उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ तो सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि वहां पर कैदी होते हैं, यानी कि ये पूरी जगह जेल थी जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद था। अब मैक्स को जबरदस्ती उसी सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आया जाता है। मैक्स को तो कुछ नहीं समझ रहा था कि उसके साथ होने क्या वाला है। एंटिटी भी वहां मौजूद होती है जो मैक्स से कह रही थी कि तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वो बता रही होती है कि इस पूरी जगह को थंडर डूम कहा जाता है। इसके अंदर 2 वॉरियर्स जाते थे लड़ाई करने के लिए, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही वॉरियर बाहर निकल पाता था, यानी कि उस लड़ाई के दौरान जीत हार नहीं होती, बल्कि अपोनेंट को जान से मारकर अकेला बाहर निकलना होता है। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक बैटल ग्राउंड है, जिसमें कि अब मैक्स को लाया गया है किसी से फाइट कराने के लिए।
थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मैक्स के अपोनेंट को उस थंडर डूम के अंदर लेकर आया जा रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ब्लास्टर होता है। यानी कि ब्लास्टर एंटिटी के कहने पर ही ये फाइट लड़ने के लिए आया था। मैक्स तो उससे लड़ने का कभी सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि ब्लास्टर का साइज कितना ज्यादा बड़ा है और वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। मैक्स तो डर कर वहां से भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन एंटिटी के कई सारे साथियों ने उसे पकड़कर वापस बंद कर दिया। यानी कि अब उसे ब्लास्टर के साथ फाइट तो करके ही निकलना है। अब जल्द से जल्द उस थंडर डोम को बंद कर दिया जाता है। मास्टर मैक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर फाइट करने चला गया। मैक्स हमला बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उससे लगातार बचते ही रहता है। ब्लास्टर की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मैक्स कहीं भाग भी नहीं पा रहा था। ब्लास्टर तो मैक्स को बहुत ही ज्यादा मार मार कर घायल कर देता है। उस जगह पर तो ब्लास्टर का एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा भी था, जिससे कि वो मैक्स को मार मार कर जान से खत्म कर देता। हालांकि मैक्स को उस हथौड़े के कई बार पड़े भी होते हैं, लेकिन तभी अचानक मैक्स को अपनी सीटी देखकर याद आ गया कि आवाज करने से ये ब्लास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बड़ी बहादुरी से ब्लास्टर के सारे वारों से बचते हुए मैक्स अपने जमीन पर गिरी हुई विसल के पास चले जाता है और अब उसने तुरंत ही जोर जोर से विसल बजाना स्टार्ट कर दिया था। इतनी आवाज एक साथ आने के कारण ब्लास्टर तो उसे सहन ही नहीं कर पाता और अपने हैमर को नीचे फेंक देता है। ब्लास्टर जो कि दिमाग से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसे इतना भी नहीं पता होता कि अगर वो अपने कान बंद कर लेगा तो ये विसल की साउंड उसे सुनाई नहीं देगी। लेकिन कई साल पहले ब्लास्टर का चेहरा किसी वजह से खराब हो चुका था, इसीलिए वो एक सिंपल हेलमेट पहनता था और अब इसी हेलमेट की वजह से वो अपने कानों को भी नहीं बंद कर पाता। मैक्स को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई होती है ब्लास्टर को हराने का, इसीलिए वो उसका बड़ा सा हैमर उठा लेता है, जिसके बाद मैक्स तुरंत ही निकल पड़ा था ब्लास्टर को मारने के लिए। मैक्स ने तो मौका रहते इतनी जोर से वार किया कि ब्लास्टर जमीन पर गिर जाता है। वो तो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन जैसा कि एंटिटी ने फाइट स्टार्ट होने से पहले कहा होता है कि इस थंडर डूम से बाहर तभी निकला जा सकता है जब तुम अपने दूसरे अपोनेंट की जान ले लो, क्योंकि अगर ब्लास्टर उसे मार रहा होता और मैक्स उसकी जगह पर होता तब ब्लास्टर मैक्स को मारने की जरा भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैक्स बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो ब्लास्टर को खत्म कर देगा। मैक्स तो बड़ा सा हैमर लेकर तुरंत ही ब्लास्टर के पास बढ़ने लगा उसे जान से मारने के लिए, पर तभी उस थंडर डोम के अंदर भागता हुआ मास्टर आ चुका था। मास्टर जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत था। वो तुरंत ही अपने भाई ब्लास्टर के पास चला जाता है और मैक्स से कहने लगता है कि प्लीज मेरे भाई को मत मारो, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैक्स पता नहीं क्यों एकदम इमोशनलेस हो गया था। उसे वो सारी चीजें याद आ जाती हैं जो उन बदमाश लोगों ने उसकी फैमिली के साथ किया था। इसीलिए वो हथौड़ा उठाकर ब्लास्टर को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ मास्टर भले ही कद में काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसके पास दिमाग काफी होता है। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने भाई को बचाने के लिए मैक्स से वो सीटी ले ली जिससे कि वो आवाजें निकालता था। यानी कि अब मैक्स के पास वो चीजें बिल्कुल नहीं है जिससे कि वो हम दोनों को रोक सके। हालांकि मैक्स हैमर लेकर ब्लास्टर को मारने जा ही रहा था, तभी मास्टर ने मैक्स के पैर पकड़ लिए। वो तो मैक्स के सामने भीख मांगने लगा कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो और इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण मैक्स को काफी ज्यादा दया आने लग जाती है। इसीलिए उसने ब्लास्टर को मारा ही नहीं और हैमर नीचे की तरफ फेंक दिया। मास्टर भी एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उन लोगों ने मैक्स को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा होता तो वो हम सभी को मार देता। लेकिन मैक्स उन सभी लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर के माइंड में जो भी प्लान था जिससे कि वो मैक्स को मारना चाहता है, वो अब उसे कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि मैक्स जो कि एक अच्छा वॉरियर है, वो साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी है। इसीलिए मास्टर ने कहा कि अब मैं और मेरा भाई आपका गुलाम बन चुके हैं, आप जो भी कहोगे हम वही सारी चीजें करेंगे। दरअसल मैक्स तो यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का पता लगाने आया था जिन्होंने उसकी वाइफ और बच्चे को मारा होता है। उसका ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि कोई उसकी गुलामी करे। इसीलिए अब उस पूरे टाउन की कंडीशन को देखकर मैक्स डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले टाउन और उसके अंदर रहने वाले लोगों की सारी चीजें पूरी करे और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे। मैक्स को पता होता है कि जब तक मास्टर ब्लास्टर और एंटिटी के बीच झगड़ा सॉल्व नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए अब मैक्स मास्टर ब्लास्टर को आदेश देता है कि तुम एंटिटी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। हालांकि एंटिटी इन सारी चीजों के लिए मना कर रही थी, पर वहाँ मौजूद सारे लोग मैक्स का ही समर्थन कर रहे होते हैं।
अब मैक्स को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने के कारण एंटिटी को भी ये बातें माननी पड़ती हैं। यानी कि अब से मास्टर ब्लास्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया करते थे वो साथ मिलकर एंटिटी के साथ काम करेंगे और कभी भी व्यापार को ठप्प नहीं होने देंगे। और अगर यही सिस्टम आगे चलता रहा तो उनका टाउन काफी ज्यादा तरक्की करेगा और इस जगह को वो लोग धीरे धीरे एक्सपांड करते जाएंगे। मैक्स ने यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया था, लेकिन अगर मैक्स चाहता तो उस पूरे टाउन का नया लीडर खुद बन सकता था, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर तो उस समय सिर्फ उसके गुलाम बन चुके थे और एंटिटी ऑलमोस्ट मास्टर ब्लास्टर के सामने हार मान चुकी थी। मैक्स ने अगर डिसीजन लिया होता कि नया लीडर वो बनेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। सारे लोग तो मास्टर ब्लास्टर और एंटिटी से इतना ज्यादा डरते थे और यहाँ मैक्स ने तो उन सभी को हरा दिया था। यानी एक तरीके से मैक्स उस जगह का नया लीडर बनना डिजर्व करता है और वो लीडर बन जाता तो इस पूरे टाउन का अच्छे से विकास भी कर पाता। लेकिन मैक्स ने ये सारी चीजें कुर्बान कर दी। उसके हिसाब से वो एक नॉर्मल आदमी है और अपने फैमिली वालों के मरने का बदला लेना उसका उद्देश्य है। और एक तरीके से मैक्स को इतना तो पता होता है कि मास्टर ब्लास्टर उसके फैमिली वाले के मरने की जिम्मेदार है, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर दोनों भाई अपने कारखाने के अंदर वेपन्स तैयार करते थे और बॉम्ब बनाते थे और इन्हीं वेपन्स का यूज वो रेगिस्तान वाले गुंडे करते हैं, जिससे कि वो राह चलते मुसाफिरों पर अटैक करके उनकी सारी चीजें लूट लें। अगर मास्टर ब्लास्टर ये सारी चीजें ना बनाते तो उन रेगिस्तानी गुंडों के पास अटैक करने के लिए कोई वेपन्स ही नहीं होते और उनसे ना कोई क्राइम भी होता। लेकिन यहाँ मैक्स ने बड़ी समझदारी से काम लिया। मैक्स चाहता तो ब्लास्टर और मास्टर दोनों को एक साथ ही खत्म कर देता, लेकिन उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और समझा कि ये दोनों अगर रहेंगे तो पूरे टाउन के अंदर एक खौफ बना रहेगा। तो अच्छे काम करने के कारण पूरे टाउन की काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि टाउन वाले एक तरीके से मास्टर ब्लास्टर और एंटिटी का कहना मानते थे। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मैक्स ने मास्टर ब्लास्टर को जान से नहीं मारा और अब मैक्स ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो इस जगह पर ज्यादा नहीं रुकेगा, जिसके बाद वो अपने घोड़े को लेकर वहां से दूर चला जाता है। हालांकि अभी भी मैक्स को एग्जैक्ट किलर्स नहीं मिले होते जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा होता है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे रेगिस्तान का पूरा चक्कर लगाना पड़े। मैक्स तुरंत ही निकल पड़ता है रेगिस्तान की गर्मी में, जो काफी ज्यादा लंबा और थका देने वाला सफर था। लेकिन मैक्स तो यहाँ पर किसी की नहीं सुनता और आगे बढ़ता ही रहता है, जिसके बाद हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।